मुल्क के अलग अलग हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, अकीदतमंदों, सयाहों और तालिब इल्मों को लॉकडाउन में बाज़ शराइत के साथ आमदोरफ्त की इजाज़त। रियासतों को प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए एक दूसरे के राब्ते में रहकर आमदोरफ्त को बनाना होगा यकीनी। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 23,651। कोरोना ने ली अब तक 1,074 अफराद की जान। 8,324 मरीज हो चुके हैं सेहतियाब। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान, मुलाजिमीन, हुकूमत के आउटसोर्स स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की दी हिदायत। भारी सनअत के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने सर फहरिस्त ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। ऑटो सेक्टर के अहया पर हुई बातचीत। स्पेयर पार्ट्स की कंपनियों ने दिए मशवरे। कोरोना से पाक मुल्क की पहली रियासत गोवा में इक्तिसादी सरगर्मियां हुई शुरू। मेघालय ने अपने 11 अजला में 10 को करार दिया ग्रीन जोन। बैन जिले आमदोरफ्त की दी इजाजत। दूरदर्शन पर रामायण की नशरियात ने तोड़े रिकॉर्ड। बना दुनिया भर में टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तफरीही प्रोग्राम। सिनेमा की दुनिया का एक और सितारा डूबा। ऋषि कपूर के इंतकाल से सोग में मुल्क। कैंसर से नबरदाजमा थे 67 बरस के ऋषि कपूर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार अफसोस। और दुनिया भर में कोरोना से 31 लाख से भी ज्यादा लोग मुतासिर। मरने वालों की तादाद 2,27,000 से तजावुज। अमेरिका में 60,000 से ज्यादा की मौत। लेकिन रेमडेसिविर दवा से जागी उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। खबरें तफसील से। लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे गैर मुकीम मजदूरों, सयाहों, तालिब इल्मों और दीगर अफराद के मुतालिक वजारत दाखिला ने अहम फैसला किया है। वजारत दाखिला की जानिब से नई हिदायत के मुताबिक ये अफराद कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए रियासती हुकूमतें उनके लिए बसों का इंतजाम कराएंगी। वजारत दाखिला ने रियासतों को हिदायत दी है कि वो अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल अथॉरिटी और जाब्ता बनाए। ये नोडल अथॉरिटी अपने रियासतों में फंसे अफराद का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। वजारत दाखिला नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी रियासत में फंसा कोई शख्स दूसरी रियासत में जाना चाहता है तो इसके लिए दोनों रियासतें आपस में बातचीत करके मुनासिब इक़दाम करें। लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए। उन्हें भेजने से पहले सबकी तिब्बी जांच की जाए। अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन की कोई अलामत नहीं पाई जा रही है तो उन्हें जाने की इजाजत दी जाए। मंजिल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले महकमे सेहत की टीम को उनकी जांच करनी होगी। उसके बाद उन्हें घरों में अलग थलग रहना होगा। हालात के मुताबिक अगर जरूरत हो तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन तमाम अफराद की वक्तन फवक्तन तिब्बी जांच की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप से इनकी सेहत की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा। वजारत सेहत की आज दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मुख्तलिफ मौज़ूआत की तफसीलात फराहम की। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के मामले दुगने होने की शरह की भी मालूमात फराहम की। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था,
वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही है, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने मुल्क में होने वाली अमवात के बारे में भी बताया। रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फेटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 इयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 इयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 इयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 इयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटेलिटी नोट की गई है। वजारत सेहत की जानिब से दी जाने वाली इत्तला के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से कुल 33,050 अफराद मुतासिर हैं, जिनमें से 23,651 एक्टिव मामले हैं। 8,324 मरीज सेहतमंद होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं, जबकि 1,074 अफराद की मौत हो चुकी है। फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन का तीसरा मरहला है और हुकूमत मुसलसल लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों में रहें ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। मरकजी हुकूमत ने अपने तमाम अफसरान और मरकजी हुकूमत के तहत मुलाजिमत करने वाले आउटसोर्स मुलाजिमीन को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा है। हुकूमत ने कहा है कि इस ऐप में अपनी सूरत हाल का जायजा लेने और महफूज और कम खतरा दिखाने पर ही अफसरान और मुलाजिमीन काम पर आएं। मरकज ने कहा है कि अगर ऐप में पोजीशन मॉडरेट या हाई रिस्क आए तो अफसरान व मुलाजिमीन को दफ्तर नहीं आना चाहिए। साथ ही इस्तेमाल करने वाला शख्स 14 दिन या पोजीशन सेफ या कम खतरा दिखाने तक सेल्फ आइसोलेट करे। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी अपनी वजारत या महकमों में इन हिदायत पर अमल करने को यकीनी बनाने को कहा गया है। नाजरीन, अब एक अफसोसनाक खबर। कल और आज 2 दिन बॉलीवुड के लिए काफी अफसोसनाक रहे। कल जहां बॉलीवुड के मारूफ अदाकार इरफान खान का इंतकाल हुआ तो वहीं आज ऋषि कपूर ने आखिरी सांसें ली। बॉलीवुड अदाकार का आज मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में इंतकाल हो गया। ऋषि कपूर की मौत की इत्तला बॉलीवुड के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने खुद दी। अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद गुज़िश्ता बरस सितंबर में भारत लौटे अदाकार ऋषि कपूर की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 67 बरस के ऋषि कपूर को कल सुबह उनके अहल खाना ने अस्पताल में दाखिल कराया था। वो कैंसर के आर्जा में मुब्तला थे। आज उनकी आखिरी रसूम भी अदा कर दी गई। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर की मौत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम जहत प्यारी और जिंदा दिल शख्सियत के हामिल ये ऋषि कपूर जी थे। वो जहानत का एक पावर हाउस थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की तरक्की के बारे में हसास थे। उनकी मौत से अफसुर्दा हूं। उनके अहले खाना और मद्दाहों के तई मेरी ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहले इरफान खान और आज ऋषि कपूर का जाना फिल्मी दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसानदेह है। ऋषि कपूर का निधन एक बहुत दुखदायक है।
कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर, लगातार दो बहुत ही प्रभावी अभिनेता हमसे छूट गए। और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल पर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि वो चला गया है, ऋषि कपूर गए, बस गुजर गए, मैं टूट गया हूं। बीजेपी लीडर और भोजपुरी गुलकार मनोज तिवारी ने भी ऋषि कपूर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। कल के सदमे से हम लोग उबर ही नहीं पाए थे, तब तक अभी सुबह सुबह समाचार आया कि ऋषि कपूर दा नहीं रहे। अब ऋषि कपूर जी का नहीं रहना निश्चित रूप से एक बॉलीवुड के एक युग का अंत है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लोग इस वक्त दूरदर्शन पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं और उनका ये प्यार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन मुस्तकबिल में भी ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम दिखाता रहेगा। भारी सनअत के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मुल्क की बड़ी ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स कंपनियों के साथ दिल्ली के उद्योग भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। मीटिंग में ऑटो सनअत को दोबारा शुरू करने पर बातचीत हुई। मीटिंग में ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनियों की जानिब से मशवरे भी मौसूल हुए। साथ ही अशिया और खिदमात टैक्स, जीएसटी में कमी, नई गाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, BS4 के रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। मीटिंग के बाद भारी सनअत के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग को कामयाब बताते हुए कहा कि मुतालबात पर तमाम वजारतों से साथ बातचीत करेंगे। भारी उद्योग मंत्रालय में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑटो इंडस्ट्री के सभी प्रमुख कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे सभी प्रमुख उद्यमियों से बात की। बात बहुत सार्थक रही और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कैसे जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो और कैसे इंडस्ट्री अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाए, इसकी बहुत सार्थक चर्चा हुई। नाजरीन, वजीर आजम ने आज भारत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए मीटिंग की। इस मीटिंग में वजीर खजाना, वजीर दाखिला और दीगर वज़रा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं सुधाकर दास से। जी सुधाकर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और प्रधानमंत्री आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम लोग इस बैठक में, चाहे गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, वित्त राज्य मंत्री हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, और निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के बाद अब आने वाले समय में कैसे भारत की रणनीति हो सकती है, कैसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को एक मजबूती दिलाई जाए, बल्कि आने वाले समय में जो वैश्विक एक निवेश है उसको कैसे भारत में लेकर आया जाए और उसके जरिए कैसे जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए तमाम तंत्र हैं उसमें जान फूकी जाए। उस लिहाज से बेहद ये पूरी महत्वपूर्ण बैठक रही। हमें ये बताया गया है कि एक व्यापक बैठक थी, हर एक पहलू पर विशेष तौर पर चर्चा हुई और खास तौर से कैसे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश भारत आ सकता है और साथ ही साथ जो भारत का जो एक तरह से कह सकते हैं लोकल इन्वेस्टमेंट है, जो भारत के लोग वो कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूकने के लिए निवेश कर सकते हैं और खास तौर से जो पूरी मौजूदा स्थिति, क्योंकि ये सिर्फ भारत के सामने ये बड़ी चुनौती नहीं है, अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, फिर से खड़ा करना पूरी दुनिया के सामने चुनौती है। और इस चुनौती के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने ये भी साथ ही साथ ये डिस्कस किया कि किस तरह के की योजनाएं, किस तरह के नियम, किस तरह के
कानूनों की जरूरत होगी ताकि निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके। जो पहले से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जा सके। प्रधानमंत्री ने ये निर्देश भी दिया कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच तमाम विभागों की तरफ से, तमाम मंत्रालयों की तरफ से होना चाहिए ताकि निवेशक को ये लगे कि कोई उसका हैंड होल्ड कर रहा है। इसको सीधे इस तरह से कह सकते हैं कि निवेशकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वो जिन क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है उसके लिए उसको पूरी तरह से उसकी सुविधाएं मिले, उसकी समस्याओं को समझा जाए, उसको समय से हल किया जाए। और इसके लिए चाहे केंद्रीय मंत्रालय हो, राज्य क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में क्या योजना बनाई जा सकती है, उसके बारे में व्यापक तौर पर विचार विमर्श किया जा गया। इसके अलावा साथ ही साथ कैसे जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है या आने के लिए तैयार है, निवेशक भारत में निवेश करने के लिए तैयार है, उसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है एक तरह से, क्या किस तरह के सिंगल विंडो और सिस्टम्स और तैयार किया जा सकता है। अब्दुल्ला, आपको पता है कि भारत में जो हाल के दिनों में पिछले 5-6 वर्षों में जो सुधार किए गए हैं, खासतौर से उसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। और हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसमें किस तरह से सुधार हुआ है। और लगातार जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो विदेशी निवेश है, वो एक तरह से रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत के भीतर हो रहा है। किस तरह के और रिफॉर्म्स की जरूरत होगी मौजूदा समय में निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए किस तरह के एक्शंस की जरूरत हो सकती है, क्या टाइम बाउंड एक्शंस लिए जा सकते हैं, उसकी भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की, खासतौर से जिससे विदेशी निवेश और एक तरह से औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। और पता है आप पूरी दुनिया की अगर स्थिति देखें, हमने देखा कि अगर दुनिया की अगर सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भारत में है, और जिस तरह से भारत लगातार तमाम क्षेत्रों में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑटो सेक्टर हो, या तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत बड़ी ताकत बन सकता है। और इस मौजूदा समय, इस अवसर को, ये जो समय है उसको प्रधानमंत्री को लगता है कि एक अवसर में बदला जा सकता है अगर एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया जाए, निवेशकों की जरूरतों को समझा जाए, उसके मुश्किलों को हल किया जाए। और इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। और इस सोच के साथ एक संकेत ये भी मिलता है कि प्रधानमंत्री भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक तरह से एक बड़ी रणनीति उनके दिमाग में है। उसको लेकर उन्होंने तमाम मंत्रालयों को, विभागों को निर्देश दिए हैं। और केंद्र राज्य मिलकर इसके लिए, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए हो, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो क्षेत्र है उसके जरिए हो, या स्पेशल इंडस्ट्रियल टाउन्स के जरिए हो, जो तमाम उपायों की जरूरत है, उन तमाम उपायों में जो निवेश की जरूरत है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्लग इन करने की जरूरत है, तमाम क्षेत्रों पर एक रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। ये एक निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। और इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को सिर्फ निर्देश ही नहीं दिया है, बल्कि उनको टाइम बाउंड तरीके से एक एक्शन प्लान तैयार कर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कहा है। तो ये इस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमको पता है कि अगर वैश्विक नजरिए से देखें तो अब मौजूदा कोरोना महामारी के बैकड्रॉप में अगर कहा जा सकता है तो कई निवेशक चीन जैसे मुल्कों से बाहर निकलकर भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निवेश के लिए जमीन तलाश रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए एक ये बड़ी खबर सिर्फ नहीं है, बल्कि ऐसे राज्य, बल्कि जो निवेशकों को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री की ये जो बड़ी बैठक है उससे कई बड़ी खबरें निकल के आई है। अब्दुल्ला जी, बहुत शुक्रिया सुधाकर दास तफसीलात देने के लिए। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। कोरोना से पाक मुल्क की पहली रियासत गोवा में वजारत दाखिला से लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसमें कोरोना के मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। गोवा में पहले 7 मरीज मिल चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरह से सभी मरीजों को ठीक करके गोवा को पहला ऐसा स्टेट बनाया जो कोरोना फ्री स्टेट बन चुका है।
21 अप्रैल के बाद गोवा को लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिल चुका है। रिलैक्सेशन के बाद सरकारी ऑफिसेस और सब्जी मंडी और बाकी सारे एक्टिविटीज़ सुचारू रूप से शुरू होने के बाद गोवा को राहत मिल चुकी है। बाहर विदेशों में जो जहाज़ों पर काम करते थे उन सी फेरर्स को वापस लाना गोवा के सामने एक चुनौती थी। कल रात को लगभग 60 सी फेरर्स गोवा में दाखिल हो चुके हैं और उनको क्वारंटाइन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अभी तक देखा जाए तो गोवा ने अपनी बॉर्डर्स बंद रखी है। गोवा में काम कर रहे हैं जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए भी जगह जगह शेल्टर बनाया हुआ है, उनका खाने पीने का इंतज़ाम, और उसके साथ उनको काम देके उनको कुछ कमाने का एक चांस भी सरकार की तरफ दिया जा रहा है। पणजी से देवेंद्र वालोलकर, डीडी न्यूज़। मेघालय हुकूमत ने अपने 11 अजला में 10 को ग्रीन जोन करार दिया है और इस तरह मेघालय हुकूमत ने बैन जिले आमदोरफ्त की इजाजत भी दे दी है। 10 जिलों में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। नहीं आने की बाद ये फैसला किया गया। ईस्ट खासी हिल्स जिले को छोड़कर तमाम 10 अजला ग्रीन जोन में आ गए हैं। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा। इसी कहावत को साबित कर रहे हैं लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के चंपावत जिले के राहत कैंपों में रह रहे ये मजदूर। लॉकडाउन के दौरान फंसे मुख्तलिफ रियासतों के मजदूरों को उत्तराखंड के चंपावत जिले के राहती कैंपों में रखा गया है। कैंपों में ये मजदूर न सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं बल्कि सुबह शाम योगा प्राणायाम भी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया ने बनबसा, टनकपुर, चंपावत और लोहाघाट में बने राहती कैंपों में नाखानदा मजदूरों को पढ़ाने के लिए माहिरीन को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी का नतीजा है कि महज महीने भर में तमाम बगैर पढ़े लिखे मजदूर भी इन कैंपों में रहते हुए अपने नाम समेत कई अल्फाज को बखूबी लिखने लगे हैं। इन लोगों में घर से दूर कैंप में रहने के दौरान तनाव न पैदा हो, इसके लिए प्रोजेक्टर के जरिए कहानी, फिल्म और लोक गीतों वगैरह के जरिए इनकी तफरीह भी की जा रही है। राहत शिविर चल रहे हैं हमारे, इसमें कुल मिलाकर के 465 लोग रह रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो निरक्षर थे। इसमें कुल 107 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से इनके बीच में साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हमें आशा के अनुरूप सफलता भी मिली है। कैंपों में पढ़ा रहे असातिज़ा भी इन नाख्वानदा को पढ़ाने की इस मुहिम से काफी मुतमईन हैं। एक पाठ्यचर्या हम लोगों ने अपने आप जो है थोड़ा बहुत डिसाइड किया था कि किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए। तो धीरे धीरे शुरू में मन कम लगता था इन लोगों का, लेकिन धीरे धीरे जो है हमें ये अनुभव हुआ कि इनमें से कई जो है काफी टैलेंटेड हैं और मतलब बहुत उनकी रुचि थी, बस अब एक दिशा हम लोगों ने उन्हें दी है। तो अब इनमें से हर कोई जो है, जो भी अर्ध साक्षर थे या बिल्कुल जिन्हें बिल्कुल अक्षर का ज्ञान नहीं था, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना नाम, पिता का नाम और अन्य कुछ शब्दों को पहचानना, मात्राओं का ज्ञान, वो हम लोगों ने कराया। तो वो बहुत बखूबी उसको जो है कर पा रहे हैं। यहाँ पे हर चीज अच्छी है, हर चीज सुविधाएं मिल रही है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, सुबह योगा भी करवाया जा रहा है और पढ़ाई भी चालू है। बहुत से लोग को तो आता ही नहीं था। हम लोग 30 लोग आए हुए थे, 30 लोग में से 3 ही लोग को पढ़े लिखे थे और किसी को कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। उनको सबको अपना हस्ताक्षर करना और माता पिता का नाम लिखना भी आ गया है। वहीं कैंपों में रह रहे मजदूर भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ ही उन्हें दीगर सरगर्मियों में शामिल होने का भी मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमजानुल मुबारक का आज छठा रोज़ा है। रहमतों और मग़फ़िरत के इस मुबारक महीने में इबादत के साथ दूसरों की मदद की खुसूसी ताकीद की गई है। कोविड-19 की वजह से पैदा सूरत हाल की वजह से इस बार लोगों से घरों में रहकर ही इबादत करने पर जोर दिया जा रहा है। रमजानुल मुबारक का महीना इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस माह को इम्तियाजी शर्फ और फजीलत हासिल है। इसी माह में कुरान मजीद नाजिल किया गया। रोज़ा इंसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह सादिक के तुलू होने से गुरूब आफ्ताब तक रुकना है।
रमजानुल मुबारक का एक एक लम्हा बरकतों और सादतों का हामिल है, जिसकी बराबरी साल की दूसरी माह नहीं कर सकते। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसको रब्बे जुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब्बे ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते के बज़ाते खुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएगा। ये लोगों के साथ हमदर्दी, गमखारी और सब्र का महीना है। माह रमज़ान में खुसूसी इबादात का एहतमाम किया जाता है। इसमें नमाज तरावी का खुसूसी नज़्म होता है। इस माह में मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा की वजह से मस्जिदों और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग या जिस्मानी दूरी पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में इबादत में मशगूल हैं। अइम्मा और उलमा लोगों से घरों में रहकर इबादत करने और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ करने की तलकीन कर रहे हैं। लिहाजा नमाज मस्जिदों में जाकर अदा करने के बजाय घरों में अदा करें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करें और अपनी सेहत के साथ साथ दूसरे लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें। मोहम्मद इरफान, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। ईमान वालों से खासतौर से इस बात का पुरजोर मुतालबा किया जाता है, अपील की जाती है कि गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन की तरफ से जो जो अहकाम दिए गए हैं उनका मुकम्मल तौर से ख्याल किया जाए। खासतौर से महकमा सेहत की तरफ से जो जो हिदायत जारी की गई हैं उन पर मुकम्मल तौर से अमल किया जाए और नमाज तरावी घरों के अंदर ही अदा करें। बगैर किसी शदीद ज़रूरत के घर से बिल्कुल ना निकलें और घरों के अंदर भी भीड़ इकट्ठी ना करें। इस महीने की बरकत हासिल करने का बेहतरीन मौका है कि आप अपनी ज़रूरियात को कम कीजिए, खर्चों को कम कीजिए, बाजारों से जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए और वो पैसा बचाकर आप अपने पास रखिए और गरीब मोहताजों की मदद कीजिए। इस महामारी के दौर के अंदर जो लॉकडाउन किया गया है उसका पूरा पालन करते हुए और जो मसाजिद में तरावी का जो प्रशासन के साथ जो मामले तय हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों के अंदर रोज़ों का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम भी अपने घरों के अंदर करें और जो भी रमज़ान के अंदर जो भी चीज़ें हैं आमाल के एतबार से उन सब का एहतमाम घरों के अंदर करें। और जैसे अभी तक लॉकडाउन का हम सब ने, पूरी समाज ने, पूरे शहर ने और पूरे प्रदेश ने और देश ने पालन किया है, कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी ये पालन न टूटे। जो धनवान मुसलमान भाई हैं वो ज़कात भी अदा करेंगे, सदका फ़ितरा भी अदा करेंगे। तो सदका फ़ितरा हमको सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदारों को देना है और लॉकडाउन का पालन करते रहना है। लॉकडाउन में आप कहीं जाके दे नहीं सकते, इबादतें भी घर में ही करना है, तरावी भी घर में ही पढ़ना है, रोज़े भी घर में ही रखना है, सारी इबादतें हमको अपने घरों में करना है। तो ज़कात भी हमको कहीं दूर जाके नहीं देना, अपने मोहल्ले पड़ोस में ही देना और शरीयत का भी हुक्म यही है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा मुल्क और दुनिया के दीगर ममालिक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। ये एक आलमी वबा है जिससे सभी दो चार हो रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हमारी हुकूमत और हेल्थ मिनिस्ट्रेशन हमसे अपील कर रहे हैं कि अपने घरों पर रहें और अगर किसी ज़रूरत की वजह से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। इससे हम अपनी भी हिफाजत कर सकते हैं और अपनों की भी हिफाजत कर सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।